नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट विद एसबी की एक नई वीडियो में। मैंने आपके साथ कल प्रॉमिस किया था कि आज आप मेरे साथ जुड़िएगा, मैं आपको सेकंड पार्ट वीडियो का बताऊंगा। दोस्तों, एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हमारी सोच बड़ी छोटी है और जो हमें लूटना से आते हैं उनकी सोच बहुत बड़ी है। आपकी सोच इतनी है कि मैं अपने पैसे को कहां पे पार्क करूं मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन जो आपके लूटने वाले हैं उनको पता है कि यह बंदा मूर्ख है और इसको और मूर्ख बनाया जा सकता है। अंतर इतना है, वो हमसे अक्लमंद हैं, हमसे समझदार हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हर केस में। अगर आपके पास कोई ऐसे शेयर होंगे जो आपके दादा परदादा ने या आपके फादर ने लेके रखे होंगे, रिलायंस का शेयर कोई 10-20 रुपए पे लिया होगा या एक्सिस बैंक 10-20 रुपए पे लिया होगा या कोई भी 10-20-30 रुपए का शेयर लिया होगा, आज वो पैसे बना रहे हैं, पैसे कूट रहे हैं। इतने सालों में उन्होंने डिविडेंड भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, शेयर भी फ्री हो गए और उसके बावजूद आज करोड़ों रुपया जो है फायदा काट रहे हैं। कैसा काट रहे हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व हुए थे, वह किसी की उंगली पकड़ के इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अब हुआ होता क्या है, हमें हमेशा पिक्चर का दूसरा हिस्सा बताया जाता है, हम हमेशा दूसरे हिस्से को लेके खुश होते हैं, असल में हम समझने की कोशिश नहीं करते। हमने बाहुबली देखी, खूब खुश हुए। हमने जो भी मूवीज आपने देखी वो देख के खुश हुए। हमने दिलवाने दुल्हनिया पे खुश हुए, हम पठान पे खुश हुए, हम हर किसी पे खुश हुए। जिस पे नहीं भी खुश होना चाहिए हम वो भी देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि फ्री में देखने को कंटेंट तो मिल रहा है। लेकिन संजय दत्त की जब फिल्में आती थी तो लोगों ने इतने इतने बाल रख लिए, वो अपने आप को संजय दत्त उसमें देखने लगे। जब आप 3 घंटे मूवी देखते हो तो उसमें कुछ ऐसा करैक्टर होता है जिसको पकड़ के आप क्या करते हो, 1 महीना 2 महीने 7 दिन उसी करैक्टर में अपने आप को देखना शुरू कर देते हो। आपने अगर कोई जैसे दिलवाले दुल्हनिया या कोई और मूवी देखी तो आप वही सपने लेने शुरू कर दिए कि मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, मैं भी ऐसे जाऊं। या कोई शादी की मूवी देखते हो तो आपको लगता है कि मेरी शादी में भी ऐसा होना चाहिए, कि मेरी शादी में भी माधुरी दीक्षित होनी चाहिए या इतनी सुंदर लड़की होनी चाहिए जिसको मैं फूल मार सकूं, फिर हमारा चक्कर चल जाए। क्योंकि हम रियल लाइफ से अलग हो जाते हैं, रियल लाइफ के साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है। और यहां पे इसीलिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड आपको सिखाते हैं 10,000 रुपया महीना अगर जमा कराओगे तो 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन 20 सालों के बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम यही इन्फ्लेशन मान के चलते हैं, समझते हैं महंगाई आगे नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता, 7% ही अगर ये रहे तो 10 सालों में आपका 1 करोड़ 50 लाख रुपया बन जाएगा। 15 सालों में 1 करोड़ रुपया 36 लाख बन जाएगा और 20 सालों में 1 करोड़ रह जाएगा 25 लाख रुपया आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब 20 साल बाद जब आपका बच्चा 20 सालों का होगा, आपको उसकी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपको चाहिए होगा 2 से 5 करोड़ रुपया। तो जो आज आप 5 करोड़ इकट्ठा करोगे, आज की प्लानिंग करके 50,000 रुपया महीना म्यूचुअल फंड में डाल के, वो रह जाएगा मात्र 1 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपया आप फिर भी डेफिशिएंट में हो, कहां से लाओगे? यही चीज कोई आपको दिखाता नहीं है, यही चीज कोई आपको समझाता नहीं है और यही चीज आप समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपके सपने छोटे हैं। उस छोटे सपनों में वो क्या कर रहे हैं, जो लुटेरे हैं वो आपको लूट रहे हैं। अब आपको पता है, मैंने आपके साथ कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी की, व्हाट ही इज डूइंग करंटली, वो अभी कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, अगर आप वहां से सीख पाए तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर लोगे। और अगर नहीं सीख पाए तो आने वाले टाइम में माइजरी, जी हां माइजरी जो है वो आपका पीछा जो है करती हुई नजर आएगी। कैसे? एक वीडियो कल जो है ललन टॉप का वायरल हुआ है, काफी सोशल मीडिया पे वो जो है वो चल रहा है, जिसमें गरीब को दिखाया गया है। वो सब्जी मंडी जा रहा है, आजादपुर मंडी में वो वीडियो शूट किया गया। हालांकि मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहा हूं, लेकिन यहां पे ऐड करना चाहूंगा एक बात, वो बात आप सबको सीखनी चाहिए
क्या वो जो आदमी है जिसके ऊपर वो वीडियो फिल्माया गया है, क्या फ्यूचर में मैं और आप वो बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। क्या हमारे बच्चों को वैसे दिनों का सामना करना पड़ सकता है? शायद करना पड़ जाए, क्योंकि हम ग्रो नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि मैंने काफी एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं जहां पे मैं लोगों को समझाता हूं, कई अक्लमंद जो है वो आगे कदम बढ़ा लेते हैं, कई जो है उनको लगता है कि यार ऐसे फालतू की बात है, इसको कोई जरूरत नहीं है समझने की। और मेरे को वहां पे नजर में आ रहा है कि उनका फ्यूचर और भी डार्क होने वाला है। वो वीडियो ये बताया गया है कि सब्जी वाला जा रहा है, सब्जी बेचता है, वो कहता है टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं है। तो उसका इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि अब आपका खर्चा, तो वो रोने वाली आवाज उसकी हो जाती है। वो 1-1.5 मिनट सोचता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो चुप हो जाता है। बड़ा दर्द भरा वीडियो है, हर कोई उसके साथ हमदर्दी कर रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं बताओ कहाँ पे है, हम इसकी मदद करें। वो कहता है मैं जहांगीरपुरी में रहता हूँ, 4,000 रुपया मेरा महीने का किराया, मैं तो 100 रुपया भी दिन में नहीं कमा सकता। पहले तो दिल्ली जैसे शहर में 100 रुपया कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए मैं उससे सरोकार नहीं रखता। और अगर जो इतने सालों से सब्जी बेच रहा है तो वो बोले कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टमाटर ही बेचूंगा, तो वो भी बात जो है कोई हजम नहीं हुई। तो वो पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, लेकिन उस वीडियो से समझने वाली बात जो है वो ये है, अगर हम अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सब्जी बेचनी चाहिए? नो, हमें टाइम से आगे निकलना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको बोला, आने वाले समय में मैक्सिमम काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, मेरे और आपके बच्चे के लिए नौकरी नहीं रहेगी। आज यूएस में क्या होता है, वहां समझने की बात है, आप कुछ भी लेने जाते हो, पब्लिक सर्विस कुछ भी लेते हो, तो दोस्तों आपको एक सरचार्ज जुड़ के आता है, टिप। वो टिप आपको पे करनी होती है जिससे आप सर्विस ले रहे होते हो, खाने जा रहे हो, ड्राइविंग पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको टिप देनी देनी है, कंपलसरी है। और वो एडिशनल इनकम सोर्स है, वो जो आपको सर्विस दे रहा है, जो जिसकी आप सर्विस यूज करें। प्लस वहां पे क्या है कि सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसको सोशल गारंटी स्कीम्स कहते हैं। अगर आप वहां पे कारपोरेट का, जी हां कारपोरेट का इस साल का, अभी इस क्वार्टर का मुनाफा देखोगे, आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। मतलब करोड़ों में उनका मुनाफा है। इंडियन करेंसी में 50-50 हजार करोड़, 70-70 हजार करोड़ एक एक कंपनी का मुनाफा है। इंडिया में किसी कंपनी का इतना मुनाफा नहीं है। इंडिया में आईटी सेक्टर की बुरी हालत है, वहां पे जो कंपनी आईटी सेक्टर के साथ है, बंपर प्रॉफिट कमाया है। तो वो प्रॉफिट क्या है, उसमें से जो हिस्सा सरकार के हिस्से जाता है, सरकार उसको क्या करती है, अपने नागरिकों के बीच में बांटती है। क्योंकि वहां की पॉपुलेशन इंडिया की तरह 130-40 करोड़ नहीं है। यहां पे सरकार को 130-40 करोड़ लोगों को देख के चलना है, वहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सब लाइबिलिटी है, यहां पे सब लाइबिलिटी है, कुछ चंद लोगों को छोड़ के। वहां पे मैक्सिमम लोग असेट्स हैं, क्योंकि वो कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी और असेट्स में आपने जो है अंतर ढूंढना है कि क्या आप अपने को एक लाइबिलिटी के रूप में देखना चाहते हो, असेट्स के रूप में देखना चाहते हो। मैं तो अपने सभी फॉलोअर्स को, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, एक असेट के रूप में देखना चाहता हूं। इसलिए आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, डाइवर्जन करनी चाहिए। अब मुकेश अंबानी ने क्या किया, धीरू भाई अंबानी की स्टोरी फिर कभी शेयर करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने काफी उसको पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। लेकिन यहां मुकेश अंबानी का देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में, कोविड के बाद से, मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था किस तरह से उनकी कंपनी में 1.5-2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी, उन्होंने उससे काफी पैसा खड़ा किया। ब्लैक रॉक, आप सभी ने ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे अमीर असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि आप स्क्रीन पे देखोगे, ब्लैक रॉक इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट असेट मैनेजर विद $8.5 ट्रिलियन असेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ December 31, 2022। 8.59 लाख करोड़ अमेरिकन डॉलर, इतने सेट्स ये जो क्या करी है, मैनेज करी है। अब ब्लैक रॉक के साथ मिलके मुकेश अंबानी ने क्या किया, कंपनी जो है बनाई है, जियो को अलग किया है, जियो को बनाया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और ब्लैक रॉक और जियो जो है अब उतर रहे हैं असेट मैनेजमेंट की दुनिया में। जियो जो है आफ्टर बजाज फाइनेंस, बजाज कैपिटल, बजाज ट्विंस के बाद जियो जो है ये सबसे बड़ी एनबीएफसी है। क्यों? क्योंकि इनको जो वैल्यूएशन मिली है 1.66 ट्रिलियन डॉलर, $20 बिलियन की वैल्यूएशन मिली है। जो अभी पीछे एक सेशन हुआ था उसमें $261.85, $261.85 प्रति शेयर की इनको वैल्यूएशन मिली है। शेयर काफी आगे तक जाएगा।
आप देखो कि मुकेश अंबानी ने क्या किया, पहले बिजनेस सारे इकट्ठे किए रिलायंस के अंडर, रिलायंस के शेयर को भगाया। अब क्या कर रहे हैं, आस्ता 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 डीमर्जर कर रहे हैं। अभी इन्होंने जियो फाइनेंशियल काटा है, कल इसमें से जो आपकी टेलीकॉम सर्विस है उसको काटेंगे। अब इंटरेस्टिंग क्या था इसमें, जियो, फिर उसके बाद रिटेल काटेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग आपको देखने वाली जो समझने वाली चीज है वो ये है कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस के अंडर पहले सारी कंपनियां खड़ी की, अब डीमर्जर करके एक एक कंपनी को अलग करेंगे। बजाज कैपिटल, बजाज की जो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस 7,000 रुपए पे शेयर चल रहा है, दूसरा 1600-1700 रुपए पे चल रहा है, और इनका 261 पे। आप देख सकते हो आने वाले टाइम में कितना पोटेंशियल है, कितनी आसानी से, कितनी चालाकी से इन्होंने एक एनबीएफसी खड़ी कर दी जिसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बजाज जो है वो थर्ड पार्टीज पे डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और मुकेश अंबानी के बारे में एक बात फेमस है, ये किसी भी बिजनेस में आते हैं, लेट आते हैं लेकिन डिस्ट्रप्शन कर देते हैं, जैसे आपने टेलीकॉम में देखा। अब आप क्या देखोगे, फाइनेंस के क्षेत्र में देखोगे, रिटेल इनके पास है, टेलीकॉम इनके पास है, डाटाबेस इनके पास है, हर चीज इनके पास है। जब हर चीज इनके पास है और आज ये क्या कर रहे हैं, जो भी आप खरीदते हो वो थर्ड पार्टी के क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो जो इनके स्टोर्स में जाती हो। कल इनके पास जब फुल फ्लैज फाइनेंशियल सर्विसेज की एक कंपनी होगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना बड़ा इनका एम्पायर होगा, कितना बड़ा बिजनेस होगा खाली एक फाइनेंशियल सर्विसेज का। दोस्तों ये तो हो गई जियो फाइनेंस की बात। अब मैं आगे बात करूंगा क्यों इनको ये जरूरत पड़ी। क्योंकि इनको समझ में आया जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है आने वाले समय में उसमें कटौती हो सकती है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो शायद इनको उसे झटका लग सकता है। ये चीज इन्होंने 2 साल पहले जो है ये अंदेशा लगाना शुरू किया था और वो झटका लगा। इस बार क्या हुआ, इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस 10% कम हुआ उसका प्रॉफिट, जो 16,000 करोड़ आया 17,500 करोड़ से, और रेवेन्यू भी जो है वो 4% डाउन हो गया थैंक्स टू ऑयल टू केमिकल बिजनेस। लेकिन इनके जो बाकी के बिजनेस थे उससे इनको जो है तगड़ा मुनाफा हुआ। अगर आप देखोगे ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जहां इनको नुकसान हुआ है वहां रिटेल में इनका 18% प्रॉफिट बढ़ा है, जो 2,448 करोड़ आया है। तो जो अभी कैश को हुआ है, जो पैसा दे रही है, जिससे पैसा मिल सकता है, ये वहां से पैसा क्यों नहीं उठाएंगे। और मैं और आप तो बैठे हुए हैं इनकी कंपनियों में पैसा लगाने के लिए। हम कहते हैं भैया तुम तो लिस्ट करो, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे लगे हैं तुम्हें पैसा देने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट। 2,000 करोड़ के से बढ़ के इनका 2,448 करोड़ हो गया और रेवेन्यू भी इनका वैसे ही बढ़ा। टेलीकॉम बिजनेस, जियो का जो प्रॉफिट है वो 12% जंप हुआ, उसमें 4,335 करोड़ से 4,863 करोड़ का इनका प्रॉफिट बना है रिलायंस जियो में। इसका मतलब क्या है, आने वाले समय में आप जियो को भी डीमर्ज होते हुए देखोगे, रिटेल को भी डीमर्ज होते हुए देखोगे। रिलायंस से इंडिपेंडेंट कंपनीज बनेगी। अगर इनका ऑयल बिजनेस नहीं चलेगा आने वाले समय में, इन्होंने अब भी से प्लानिंग करके आहिस्ता 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 डाइवर्सिफाई करना बिजनेस शुरू कर दिया है। तो 2-4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में जहां हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, जी हां, जहां हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा तो मेरा 10,000 रुपया मुझे 1 करोड़ की इनकम देगा, वो म्यूचुअल फंड जब इनके बिजनेस में आएंगे, इन्हीं के बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो जो 216-17 रुपए का शेयर है, जो 300 रुपए का शेयर जियो फाइनेंस है, वो तब तक 3,000 का पहुंच जाएगा और मे भी 6,000 का पहुंच जाए बजाज फाइनेंस की जर्नी को देखते हुए। ग्रोथ आप देख सकते हो। लेकिन मेरे और आप में कमी क्या है, हम अपनी लाइन को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। हम जो धंधा कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम वही काम करेंगे। इसीलिए हमारा आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और इन लोगों का ऊपर की तरफ जा रहा है। दोष देंगे हम सरकारों को, दोष देंगे अपनी किस्मत को। ना ही इसमें सरकार का दोष है, ना ही इसमें किस्मत का दोष है। मुझे भी वही प्रिविलेज है जो इनको है। मैं भी वैसी कंपनी खड़ी कर सकता हूं जो ये कर सकते हैं, मैं भी वैसे ही आगे बढ़ सकता हूं जो ये कर सकते हैं। दिक्कत परेशानी सिर्फ एक ही चीज में है, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं अपने पैसे को ग्रो नहीं करना चाहता। मैं उतनी ही पिक्चर देखना चाहता हूं जितनी मुझे एंटरटेनमेंट मिले, जिससे मैं 15-20 दिन, महीना खुश रहूं। उसके बाद कोई नई मूवी आए मैं वो देखूं, मैं उससे खुश रहूं और मैं उसी दुनिया में, मैं उसी अपने परिवार के साथ जो है वो आगे आगे बढ़ता रहूं, ये सोच के कि कल मेरे बच्चे की किस्मत में जो होगा वो खुद करेगा। बट व्हाट वी आर डूइंग,
धीरूभाई अंबानी ने सपना देखा, अपने बच्चों को जो है बिजनेस दे गया, आगे मुकेश अंबानी फिर बिजनेस कर रहा है। अब यहां पे मेरे कई दोस्त बोलेंगे कि अनिल अंबानी ने जो बिजनेस तो डुबो दिया, उसका सिर्फ एक ही कारण था, वह भी समय के साथ अपने बिजनेस को जो है चेंज नहीं करना चाहा। वह भी हर अच्छे बिजनेस में था, लेकिन उसने क्या किया, बाकी कंपनियों से देखते हुए, बाकी कंपनियों से सीखते हुए उसने क्या किया, अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया। जब सीडीएमए टेक्नोलॉजी आउटडेट हो रही थी, जब सभी जो है वोल्टे टेक्नोलॉजी पे आ रहे थे, वो फिर भी सीडीएमए के साथ ही स्टिक हुआ, कर्जा लेता गया, सूद बढ़ाता गया और अपने आप को खत्म करता गया। अगर वह भी जो लिस्टेड कंपनी था उनके ऊपर फोकस करता, बिजनेस को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करता, जो समय की डिमांड थी वैसे बढ़ाता, तो आज शायद वह भी मुकेश अंबानी के पैरेलल बन सकता। इसीलिए दो भाइयों की जो स्टोरी है वो आपको समझनी चाहिए। नेगेटिव देखोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव देखोगे पॉजिटिव मिलेगा। आपको अगर पॉजिटिव ढूंढना है तो इससे आपको पॉजिटिव समझ आया होगा, नेगेटिव देखना है तो आपको नेगेटिव ही समझ में आएगा। नजरें आपकी है, सोच आपकी है, कौन सी दुनिया में जीना चाहते हो वो आपके ऊपर है। करना क्या है, कैसे करना है, क्या हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कुछ भी स्टार्टअप को समझना चाहिए, कुछ स्टार्टअप करने चाहिए, किसी स्टार्टअप का हिस्सा बनना चाहिए और अपने पैसे को ग्रोथ देनी चाहिए। मैं म्यूचुअल फंड का बिल्कुल भी हकदार नहीं हूं, लेकिन जो बिल्कुल ही डम्ब है, जिनको लगता है कि बच्चे के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं से कुछ ऐसा हो जाए या मेरे बुढ़ापे के लिए कल कुछ हो जाएगा, तो वो म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। बट आई एम नॉट एन एडमायरर ऑफ म्यूचुअल फंड। मुझे लगता है कि कूदोगे, रिस्क लोगे, जरूर बनेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर रिटर्न नहीं मिली तो जो एनएवी होगी वही आपको मिलेगी। और अगर रिस्क ही लेना है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, रिस्क है तो इश्क है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये 2 पार्ट का वीडियो आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।